आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का हमने सब्जेक्ट जो आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है वो है अवैध उत्खनन और अवैध उत्खनन से संबंधित आपके सवाल। साथियों, हमने इसके पहले एनजीटी से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए थे और उन वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया था कि कहीं पर भी अगर एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट को वायलेट किया जाता है, तो वहाँ उस कंडीशन में आप एनजीटी में अप्रोच कर सकते हैं और आप एनजीटी में केस फाइल कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, आप लोगों ने तरह तरह के सवाल किए और उन कुछ सवालों में आपके कई सारे सवाल इस तरह के थे कि सर हमारे यहाँ पे स्टोन क्रशर संचालित हो रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसकी जो डस्ट है वो डस्ट हमारी ज़मीन को बंजर कर रही है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, हमारी फसलें ख़राब हो रही हैं, हमारी जीविका का केवल वही साधन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसके अलावा उनकी गाड़ियाँ रोज़ हमारे घर के सामने से निकलती हैं, जिस वजह से वहाँ की रोड ख़राब हो गई है, बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा वहाँ पे हैवी मशीनरीज उपयोग होती हैं माइंस में या फिर स्टोन क्रशर में। इस तरीके से अलग अलग तरह के आप लोगों ने मुझसे सवाल किए। साथियों, आज का जो मेरा वीडियो जो केंद्रित है मुख्यतः इन्हीं आपके विषयों के ऊपर है और इस विषय के बारे में आपसे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। साथियों, अभी मेरे पास एक रिसेंटली केस आया, उस केस में अवैध स्टोन क्रशर की शिकायत कुछ गांव वालों ने किया और वो ये चाह रहे थे कि उसकी शिकायत मैं एनजीटी में करूं, उस एनजीटी में मैं केस फाइल करूं। लेकिन साथियों, हर जितने भी लोगों की समस्याएं हैं वो यही चाहते हैं कि उनके यहाँ पे या तो अवैध स्टोन क्रशर है या फिर इलीगल माइनिंग है या फिर किसी भी तरीके से जो हमारा जो खनिज है उसको बुरी तरीके से उसका माइनिंग किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है और उसको स्टोरेज किया जा रहा है, उसकी सेलिंग की जा रही है। तो इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी उसको बंद किया जाए। लेकिन साथ ही हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता है, हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं होता है कि हमें जानकारी ही नहीं होती है कि वास्तव में वो लीगल है या इलीगल है। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है कि उन्होंने कौन कौन से परमिशन लिया है, कहाँ कहाँ से परमिशन लिया है, तो आप किसी को अगर शिकायत भी कर रहे हैं, अगर आप उसकी शिकायत तहसीलदार को कर रहे हैं, एसडीएम को कर रहे हैं, कलेक्टर को कर रहे हैं, कमिश्नर को कर रहे हैं या फिर इसके बाद अगर आप एनजीटी में पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं रहेगा कि आप किस आधार पे ऐसा कह रहे हैं कि वो इलीगल है। क्योंकि देखिए, जहाँ कहीं भी अगर माइंस होगी, जहाँ कहीं भी स्टोन क्रशर होगा, तो निश्चित रूप से ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी जानकारी होती है कि वहाँ पे पॉल्यूशन होता है और इसी वजह से इस तरह की से जब परमिशन दी जाती है इस तरह के कह सकते हैं कि कार्यों के लिए, चाहे माइनिंग हो चाहे स्टोन क्रशर हो, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आसपास के जो रहवासी हैं वो इससे प्रभावित ना हो, वहाँ पे इतना डिस्टेंस मेंटेन रहे रेजिडेंशियल एरिया का, एग्रीकल्चर लैंड का, मंदिर का, स्मशान घाट का, पुल का, नेशनल हाईवे का, आपका नेशनल पार्क का, रिस्ट्रिक्शन जोन का, इस तरह के जितने भी रिस्ट्रिक्टेड जोन है वहाँ से डिस्टेंस उनका बरकरार रहे, जिससे किसी भी तरीके से अगर कोई पोल्यूशन हो भी रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित कोई वायलेशन हो, तो वहाँ पे किसी भी तरीके से जो वहाँ पे लोग हैं उनको किसी तरीके से कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार कुछ नियमों में और कुछ अधिकारियों से साठगांठ करके कुछ लोगों से परमिशन ले ली जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि लोगों को, जो आसपास के जो लोग हैं, उन्हें परेशान होना पड़ता है। तो साथियों, अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया, उसमें जैसा हमने आपको बताया कि उसमें गांव वाले उसमें उस स्टोन क्रशर के खिलाफ एनजीटी में शिकायत करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी कि उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहले। तो साथियों, अगर आपके साथ भी कुछ कंडीशन, कुछ ऐसी स्थिति है कि आप को ये पता है कि हाँ, यहाँ पे जो स्टोन क्रशर है या फिर जो माइनिंग हो रही है, जो रेत का उत्खनन हो रहा है या फिर पत्थर का उत्खनन हो रहा है या फिर ऐसा कोई खनिज पदार्थ है जिसका उत्खनन हो रहा है और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट का वायलेशन हो रहा है, वहाँ पे इस प्रकार से उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आप आरटीआई के माध्यम से आप उसकी जानकारी इकट्ठा करिए। आपको साथियों जो आरटीआई लगाना होगा, ये अगर वो खनिज से जुड़ा हुआ मामला है तो आप खनिज शाखा में आरटीआई लगाइए और आप 2 तरीके से जानकारी मांग सकते हैं। पहला तो आप इस आधार पर जानकारी मांग सकते हैं अगर आपको उस कंपनी, उस व्यक्ति, उस इंस्टीट्यूट,
उस संस्था के बारे में जानकारी है जो इस तरह का कार्य कर रहा है, तो आप उससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं कि हाँ ये कौन है इस तरह के कार्य जो वहाँ पे कार्य कर रहा है, इलीगल कार्य कर रहा है, तो उसे किस किस तरह की परमिशन ग्रांट की गई है। चाहे परमिशन आपका एयर एक्ट से संबंधित हो, वाटर एक्ट से संबंधित हो, खनिज विभाग से हो, सिया से हो, वन विभाग से हो, ग्राम सभा से हो, इन सबसे से जुड़ी हुई कौन कौन सी परमिशन उसे प्रदान की गई हैं। तो साथियों, आप जब भी RTI लगाएं तो इस चीज़ का जिक्र जरूर करें कि हाँ ये जानकारी आपको चाहिए। और अगर आपको मान लीजिए कि वहाँ पे कंपनी की जानकारी नहीं है, तो आप वहाँ पे खसरा नंबर से भी जानकारी ले सकते हैं कि इस खसरा नंबर में जो भी स्टोन क्रशर या फिर जो भी लीगल माइनिंग संचालित हो रहा है, तो वहाँ पे इन्हें कौन कौन सी परमिशन ग्रांट की गई है। आप जब भी जानकारी मांगेंगे, मुझे उम्मीद है कि इस तरह की जानकारी अमूमन खनिज शाखा द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। अगर आपको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो आप उसके अपील के माध्यम से इस तरह की जानकारी इकट्ठा करें। अब साथियों, हमने जो आपको किस्सा बताया स्टोन क्रशर के केस में भी हमने उन लोगों को यही बताया कि आप लोग ऐसा करिए। उसके बाद उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने RTI के थ्रू जो भी उनको जानकारी चाहिए थी वो उन्होंने मांगा। और उसके बाद जब उन्होंने RTI से जानकारी मांगी, खनिज विभाग के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद उन्होंने जब अपील किया, उसके बाद अपील के द्वारा उन्हें ये जानकारी उपलब्ध कराई गई। तो साथियों, जो जानकारी उपलब्ध कराई गई स्टोन क्रशर से संबंधित, वो मेरे पास जानकारी है। मैं आपको इसमें मुख्यतः ये बता दूं कि इसमें किसी भी स्टोन क्रशर को संचालित करने के लिए कहाँ कहाँ से कौन कौन सी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अगर आप लोगों के आस पास भी अगर ऐसा हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी परमिशन ली है, तो आपको जब आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसी भी स्टोन क्रशर को कौन कौन सी परमिशन दी जाती है और किस किस डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है। तो साथियों, इसमें जो सबसे पहला जो पेज है वो मानचित्रकार का प्रतिवेदन है। मुख्यतः साथियों, जो मानचित्रकार का प्रतिवेदन का मतलब ये होता है, वो जिस क्षेत्र से और जिस पट्टे के लिए जो स्टोन क्रशर के जो ऑनर है वो वहाँ पे पट्टा उत्खनन के, वहाँ पे स्टोन क्रशर के लिए जो परमिशन चाह रहे हैं, वहाँ पे मानचित्रकार के द्वारा यह जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि उसका इतिहास क्या रहा है, वहाँ वह क्षेत्र सुरक्षित है या असुरक्षित है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन जोन तो नहीं है, वहाँ पे कितने एरिया में कितने किस खसरा नंबर में इससे पहले भी किसी ने परमिशन लिया है या नहीं लिया है। अगर किसी ने नहीं लिया है तो क्या ये नवीन है, या फिर किसी का ऐसा तो नहीं कि किसी ने परमिशन तो नहीं लिया है लेकिन किसी और ने भी आवेदन दिया हुआ है ताकि वहाँ पर आवेदन पेंडिंग है। तो इस तरह की जो भी जानकारी होती है उस क्षेत्र की जमीन से संबंधित उसकी जानकारी कह सकते हैं कि मानचित्रकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद साथियों, जो अगली जानकारी दी गई है वो है तहसीलदार के द्वारा जो कलेक्टर को प्रतिवेदन दिया जाता है, उस पट्टा से संबंधित जांच की जाती है जिस पट्टे से के बारे में परमिशन लेने के लिए स्टोन क्रशर ने आवेदन दिया होगा। अब जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो उनका जो खसरा नंबर है, उस खसरा नंबर के बारे में तहसीलदार ने बताया है कि उस खसरा नंबर की क्या रिपोर्ट है, और वहाँ पे पटवारी से भी जांच कराएगी। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिया, पटवारी की रिपोर्ट में क्या क्या पाया गया। साथियों, जो पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसमें उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए कि ये किस गांव का एरिया है, उस गांव की आबादी कितनी है, उस गांव का कह सकते हैं कि वहाँ पे मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, वहाँ की ज़मीन कैसी है। इसके अलावा वहाँ पे ग्रामवासियों के पास जंगल में मवेशी चराई की सुविधा है या नहीं है, और वहाँ पे जो भूमि स्वामी हैं, अगर किसी को ज़मीन दी जा रही है वहाँ पे, तो ये तो नहीं कि वो वहाँ पे भूमिहीन हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है वहाँ पे कोई वन श्रेणी के अंतर्गत तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो भी जानकारी होती है वो पटवारी के माध्यम से जो रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसको तहसीलदार प्रस्तुत करता है कलेक्टर के यहाँ पे। इसके बाद साथियों, जो अगली जो रिपोर्ट दी जाती है वो है ग्राम सभा के द्वारा। जिस भी ग्राम में, जिस भी गांव में जो व्यक्ति स्टोन क्रशर या माइनिंग का संचालन करना चाहता है, वहाँ की ग्राम सभा से उसे परमिशन लेना पड़ता है, और वहाँ की ग्राम सभा उसे परमिशन देती है कि हाँ आप यहाँ पे इसे संचालित कर सकते हैं। अमूमन हमने देखा है कि इस तरह के मामलों में जहाँ भी ग्राम सभा से परमिशन ली जाती है वो इसे ग्रांट कर देते हैं, और जो मुख्य वजह उनके द्वारा लिखी जाती है कि जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना रहती है, इसलिए उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ये परमिशन दे दी जाती है। इसके बाद साथियों, जो अगला है वो
आपका जो वन विभाग है, वन विभाग के द्वारा भी एनओसी ली जाती है उस व्यक्ति को, और यहाँ पे वन विभाग ये नोटिफाई करता है कि हाँ यहाँ पे जो नेशनल पार्क है, जो रेस्ट्रिक्शन जोन है वो दूर है, यहाँ पे आसपास के एरिया में नहीं है। इसके अलावा इसके साथ साथ वन विभाग के द्वारा कुछ शर्तें भी लगाई जाती हैं। वो शर्तें इस प्रकार से हैं, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वहाँ पे कितना दूरी पे है, वहाँ पे कोई ऐसा कोई वन्य प्राणी तो नहीं है, या फिर वहाँ पे और इसके अलावा और भी अन्य परमिशन ली जाएगी, जो कि वन विभाग अपने जो भी इनका फॉर्मेट होता है उसमें ये लोग इसका जिक्र करते हैं। इसके अलावा साथियों जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, माइनिंग इंस्पेक्टर के द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और माइनिंग इंस्पेक्टर यहाँ पे जो भी प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं जहाँ के लिए ऐसा नियम है कि यहाँ पे इतनी दूरी होने पर ही स्टोन क्रशर या माइनिंग की परमिशन दी जानी चाहिए, वहाँ पे उसकी दूरी लिखी जाती है। एग्जाम्पल के जरिए माइनिंग इंस्पेक्टर के द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की दूरी कितनी है, यहाँ से पुल व नदी की दूरी कितनी है, यहाँ से आबादी की दूरी कितनी है, यहाँ पे ग्रामीण मार्ग की दूरी कितनी है, जलाशय कितनी दूरी पे है, धार्मिक स्थल कितनी दूरी पे है, मरघट कितनी दूरी पे है। इसके अलावा किस यहाँ पे इस खनिज के आसपास और कोई किसी को परमिशन दी गई है क्या, इसके अलावा अन्य कोई जानकारी जो ज़रूरी हो, जिसे लगता है कि हाँ ये भी उपलब्ध कराना चाहिए, वो ग्रांट की जाती है। इसके अलावा साथियों जब ये सारी रिपोर्ट कलेक्टर खनिज शाखा को पहुंचती है, कलेक्टर एक प्रकार से कह सकते हैं कि परमिशन ग्रांट कर देते हैं। लेकिन जब परमिशन ग्रांट करते हैं कलेक्टर द्वारा लिखी जाती है कि आपको पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सिया के माध्यम से वो प्राप्त करनी पड़ेगी, और उसके अलावा आप एयर एक्ट और वाटर एक्ट से संबंधित परमिशन भी प्राप्त करेंगे। अब साथियों हमने जो यहाँ पे जो सिया वर्ड का उपयोग किया है, सिया कह सकते हैं एक संस्था है जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रदान करती है, वो भी हमारे यहाँ का हमारे MOEF जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट की, उसके EIA का जो नोटिफिकेशन है 2006 का, उसके अंतर्गत उसके नियमों का पालन करते हुए इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रदान किया जाता है, जो भी स्टोन क्रशर होगा या माइनिंग होगा। कई बार हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कलेक्टर से परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो सिया से EC नहीं लेते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ऐसी भी कंडीशन है तो आप ऐसा शिकायत कर सकते हैं कि उन्होंने EC नहीं लिया है, इसलिए ये इलीगल माइनिंग है। और हमने देखा है कई बार उस पर जो संबंधित जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होते हैं वो उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। तो साथियों ये सिया जो है, सिया का जो फुल फॉर्म है स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी होता है, और ये इस जो इनके द्वारा जो EC ग्रांट की जाती है उसमें EIA 2006 के नियमों का पालन किया जाता है, और साथ में उन्हें एक कह सकते हैं कि कंप्लायंस रूल भी दिए जाते हैं कि जो इनको फॉलो करने होंगे। इसके अलावा साथियों एयर एक्ट 1981 के सेक्शन 21 और वाटर एक्ट 1974 के सेक्शन 24-25 के अंतर्गत भी उन्हें परमिशन लेनी होती है कि हाँ वो जो एयर एक्ट और जो वाटर एक्ट का है उन्हें हम कह सकते हैं कि कंसेंट टू ऑपरेट, जिसे C2O भी कहा जाता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और उसकी परमिशन लेने के उपरांत ही कोई व्यक्ति वहाँ पे स्टोन क्रशर या फिर कोई भी दूसरी जो माइनिंग है उसको वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, और उसका जो जिस भी चीज़ के लिए उसने परमिशन लिया है उसका उत्खनन कर सकता है। तो साथियों इस तरह से हमने आपको बताया कि कौन कौन सी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन हमने यहाँ पर जो बताया है ये इसकी ज़रूरत अगर कोई भी माइनिंग करना चाहता है तो उसे इन सब परमिशन को लेना पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे यहाँ हर स्टेट के कुछ रूल्स अलग अलग होते हैं। जैसे हमारा जो एक्ट है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 के सेक्शन 15 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो माइंस एंड मिनरल्स से संबंधित कोई भी रूल इनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से, तो हमारे यहाँ का जो रूल है वो मध्य प्रदेश माइनर मिनरल रूल्स 1996 है। इसी तरीके से हर स्टेट का अपना एक अलग अलग रूल होता है और वो इसे समय समय पर चेंज भी करते रहते हैं। तो इस तरह से आप, लेकिन अमूमन जितने भी स्टेट हैं सभी का जो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो किसी तरीके से उसको डिग्रेड ना किया जाए, जो टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको डिग्रेड ना किया जाए, उसका अवैध उत्खनन ना किया जाए, अवैध उत्खनन को रोका जाए। तो अगर आपके आसपास भी जहाँ कहीं इस प्रकार की कुछ घटना हो रही है तो साथियों इस कंडीशन में आप अपने क्षेत्र के SDM तहसीलदार या कलेक्टर को शिकायत कर सकते हैं। अगर आप SDM तहसीलदार कलेक्टर SP को शिकायत करने के बावजूद भी आपको कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा है जिससे आप संतुष्ट हैं, जिससे वो जो अवैध उत्खनन हो रहा है वो रुक सके, तो उसके बाद आप अगर एग्रीव हैं तो आप NGT में भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं
और हमने देखा है, हमने कुछ तरह के केस किए हैं जिसमें हमने देखा है कि अमूमन अगर जहाँ भी इस तरह की शिकायत की जाती है एनजीटी के द्वारा वहाँ पे एक ज्वाइंट कमेटी गठित की जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पे वहाँ पे एक्शन लिया जाता है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोगों के अगर और भी कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले टाइम में जो भी वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और मैं जो भी जानकारी आपसे शेयर करूं वो जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।